वह महिंद्रा होगी। महिंद्रा समूह ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना दांव और गहरा कर दिया है। उसने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की हैं, जो तेज चार्जिंग और ज्यादा माइलेज का वादा करती हैं। भारत ने हाल ही में एक ऐसी चीज लॉन्च की है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसने पूरे ऑटो उद्योग में हलचल मचा दी है। खबरों के मुताबिक नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा चुपचाप जमीन पर उतर आया है, और ये न सिर्फ तेज हैं, बल्कि स्मार्ट, शक्तिशाली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण और महिंद्रा के अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म के समर्थन से ये इलेक्ट्रिक वाहन सभी जगहों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और अगर अंदरूनी सूत्रों की बात सच है, तो यह लॉन्च इलेक्ट्रिक वाहन जगत के बारे में हमारी सारी जानकारी को पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया को लगता था कि टेस्ला अछूती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इलेक्ट्रिक बदलाव कोई देख नहीं रहा था। सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों की बातचीत में उन्हीं लोगों का दबदबा रहा है। अमेरिका में टेस्ला थी, चीन में BYD थी, और यूरोप में जर्मन लग्जरी ब्रांड धीरे धीरे शून्य उत्सर्जन मॉडल की ओर बढ़ रहे थे। भारत, इसका शायद ही जिक्र किया गया। अक्सर इसे बहुत अव्यवस्थित, बुनियादी ढांचे की कमी और वैश्विक ईवी दौड़ में लागत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बताकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब बाकी सब कहीं और देख रहे थे, पृष्ठभूमि में कुछ चुपचाप बन रहा था। महिंद्रा, एक जाना पहचाना नाम, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अक्सर नजरअंदाज है, धीरे धीरे बदलाव की दिशा में काम कर रहा था। कोई जोरदार घोषणा नहीं, कोई वायरल अनावरण नहीं, बस चुपचाप सोची समझी प्रगति। और जब आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का मौका आया, तो उन्होंने कोई छोटा मोटा बदलाव या कोई कॉम्पैक्ट सिटी कार नहीं पेश की। वे B6E लेकर आए, एक आकर्षक AI संचालित इलेक्ट्रिक SUV जो पूरी तरह से नए आर्किटेक्चर पर बनी है। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि एक घोषणा थी। B6E महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के तहत पहली बड़ी रिलीज थी, और इसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह इंग्लो नामक एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित थी, जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाया गया था। इसका फर्श समतल था, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचा था, और यह इतना मॉड्यूलर था कि विभिन्न प्रकार की बॉडी स्टाइल और बैटरी पैक को सपोर्ट कर सकता था। संक्षेप में, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म को टक्कर दे सकता था। और एक बार तो आंकड़ों ने कहानी बयां कर दी। 310 मील तक की वास्तविक रेंज, तेज चार्जिंग क्षमता और एक आकर्षक, भविष्योन्मुखी डिजाइन जो भारतीय सड़कों पर या ज्यादातर सड़कों पर किसी और चीज जैसा नहीं दिखता था। लेकिन हार्डवेयर के अलावा इस लॉन्च को इतना प्रभावशाली बनाने वाली बात थी इसका समय। वैश्विक वाहन निर्माता अभी भी आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं, इलेक्ट्रिक वाहनों की सामर्थ्य में कमी और नियामकीय बदलावों से जूझ रहे थे। इन सब के बीच महिंद्रा ने एक पूरी तरह से सक्षम, उत्पादन के लिए तैयार इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतार दिया। और उनका लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं था। इस वाहन को पहले दिन से ही यूरोपीय मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया था। कुछ ही हफ्तों में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात की अफवाहें फैलने लगीं। पहले तो वैश्विक मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या सोचें। क्या ये एक संयोग था, एक सीमित समय के लिए शोकेस प्रोजेक्ट? लेकिन महिंद्रा पहले ही प्रोटोटाइप चरण से आगे बढ़ चुका था। B6E पहले ही शुरुआती खरीदारों को भेज दिया गया था, और शुरुआती समीक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक थीं। ऑटोमोटिव पत्रकारों ने इसके इसके आराम, त्वरण और हैंडलिंग की खूब तारीफ की। महिंद्रा के नए AI संचालित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म माया सिस्टम को किसी भी गैर प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन में अब तक देखे गए सबसे सहज इंटरफेस में से एक बताया गया। पहले मजबूत यूटिलिटी वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए मशहूर रहे, इस ब्रांड के बेस आए लिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन असली आश्चर्य सिर्फ यह नहीं था कि महिंद्रा ने यह कर दिखाया, बल्कि यह था कि उन्होंने इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। कैलिफोर्निया से कोई आकर्षक लॉन्च कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया, कोई आक्रामक मार्केटिंग अभियान नहीं, बस एक प्रेस विज्ञप्ति, एक टेस्ट ड्राइव का निमंत्रण, और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो आपको शक में डाल दे। क्योंकि अगर महिंद्रा ने यह कर दिखाया था और वो इस बारे में इतना चुप था, तो फिर वो और क्या कर रहा था? ये सवाल अभी भी बना हुआ है।
खासकर तब जब XUV.E9 कुछ हफ्तों बाद सड़कों पर दिखाई दी। लेकिन ये एक अलग कहानी है। फिलहाल यही मायने रखता है। खेल बदल चुका था। भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बदलाव में सिर्फ पीछे की सीट पर बैठा यात्री नहीं था, वह कुछ ऐसा बना रहा था जो प्रभावशाली हो। और दुनिया तैयार हो या न हो, देश ने वैश्विक ऑटो पदानुक्रम को हिला देने की दिशा में अपना पहला वास्तविक प्रयास तो कर ही दिया था। लेकिन एक मोड़ यह था कि यह तो बस पहला चरण था, और अगला चरण किसी के अंदाजे से भी ज्यादा करीब आ चुका था। B6E, वो SUV जिसने भारत की नई दिशा तय कर दी। B6E सिर्फ एक नया मॉडल नहीं था, यह एक SUV के रूप में लिपटी एक रणनीतिक उथल पुथल थी। जब महिंद्रा ने इसे पेश किया तो पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। क्या यह वाकई एक भारतीय कार थी? क्या यह वाकई एक ऐसे ब्रांड से आ रही थी जो कभी मजबूत उपयोगिता और व्यावहारिकता के लिए जाना जाता था? क्योंकि B6E न सिर्फ अलग दिखती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह 5 साल बाद से उतरी हो। इंग्लो प्लेटफॉर्म पर निर्मित B6E भारत की पहली पूर्णतः इलेक्ट्रिक SUV थी, जिसे किसी मौजूदा आंतरिक दहन मॉडल का रूपांतरण नहीं, बल्कि बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन किया गया था। यह अंतर ज्यादातर लोगों की समझ से से कहीं ज्यादा मायने रखता था। जहां कई वैश्विक ब्रांड अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जों के साथ काम करने के लिए गैस कार प्लेटफॉर्म में बदलाव कर रहे थे, वहीं महिंद्रा के इंजीनियरों ने इस समझौते से परहेज किया। नतीजा, एक हल्का, ज्यादा संतुलित ढांचा, एक सपाट केबिन फ्लोर, एक बढ़ा हुआ व्हील बेस जिससे इंटीरियर लगभग एक लाउंज जैसा लगता है, और डिजाइन लाइनें ऐसी लग रही थीं मानो किसी कॉन्सेप्ट कार की हों। बस फर्क इतना था कि यह कार पहले से ही शोरूम में थी। हुड के नीचे, या यूं कहें कि जमीन के नीचे, एक बैटरी पैक था जो 79 किलोवाट घंटे तक की क्षमता प्रदान करता था, जो असल ड्राइविंग रेंज के आंकड़ों में 310 मील के आंकड़े को छूता था। यह डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 6 सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकता था। कार के नंबरों पर तो ठीक से नजर नहीं रखता, लेकिन इतना तेज जरूर था कि आप महिंद्रा बैज पर दोबारा नजर डाल सकें। यह सिर्फ एक भारतीय इलेक्ट्रिक कार के लिए ही अच्छा नहीं था, यह भाई अच्छा था बस। लेकिन जिस चीज ने लोगों को, खासकर विदेशी प्रतिस्पर्धियों को, असल में परेशान किया, वह था सॉफ्टवेयर। B6E ने दुनिया को महिंद्रा के नए AI ऑपरेटिंग सिस्टम माया से परिचित कराया। निजीकरण और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया। माया ड्राइविंग पैटर्न के अनुकूल था, ऊर्जा उपयोग को समायोजित करता था, और यहां तक कि आवाज और हाव भाव के आदेशों का भी जवाब देता था। इसने भारत के बढ़ते 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर लाइव ट्रैफिक, मौसम और रेंज ऑप्टिमाइजेशन डेटा को सिंक किया, एक ऐसी कंपनी के लिए जिसे कभी तकनीकी महाशक्ति नहीं माना गया था। इस स्तर का एकीकरण एक झटके की तरह था, और यह सिर्फ तकनीक के लिए तकनीक नहीं थी। माया ने लोगों के कार के साथ व्यवहार करने के तरीके को सक्रिय रूप से आकार दिया। यह बैटरी बचाने के लिए व्यस्ततम ट्रैफिक घंटों में आपको शांत सड़कों पर भी ले जा सकती थी। यह यात्री के इतिहास के आधार पर HVAC सिस्टम को अनुकूलित कर सकती थी। यह आपके स्मार्टफोन के साथ भी जुड़कर आपकी प्लेलिस्ट, कैलेंडर अपॉइंटमेंट और पसंदीदा तापमान सेटिंग्स याद रखता था। यह कोई कार नहीं थी, यह एक इंटरफेस था। डिजाइन के लिहाज से B6 स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय रुझानों से प्रभावित थी, लेकिन यह नकलची बनने से बचती रही। ढलानदार छत, फ्लोटिंग LED DRL और आक्रामक रियर स्टाइलिंग ने इसे बफम एक स्पोर्टी समझा दी। प्रीमियम लुक दिया जो किसी भी यूरोपीय डीलरशिप में बेमेल नहीं होता। लेकिन इस्तेमाल की गई सामग्री, स्थायी रूप से प्राप्त, शाकाहारी अनुकूल और आश्चर्यजनक रूप से पैसा परिष्कृत, ने विश्वसनीयता की एक नई परत जोड़ दी। महिंद्रा नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, महिंद्रा फॉर्मूला बदल रहा था, और कीमत, शायद यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। पश्चिमी और चीनी बाजारों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध B6 एक पूरी तरह से सुसज्जित इलेक्ट्रिक SUV थी, जिसकी कीमत ने वैश्विक वाहन निर्माताओं को पसीने से तरबतर कर दिया। कुछ ही समय बाद कुछ चुनिंदा यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीकी बाजारों में इसके निर्यात की खबरें आने लगीं। अगर महिंद्रा इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाता और गुणवत्ता बनाए रख पाता,
तो ये मौजूदा कंपनियों के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती, खासकर उन बाजारों में जहां लागत और दक्षता ही सब कुछ थे। इतना सब होने के बावजूद महिंद्रा जश्न नहीं मना रहा था। कोई अति उत्साही मार्केटिंग अभियान नहीं, कोई एलन शैली की बहादुरी नहीं, बस एक शांत आत्मविश्वास, एक तरह का अभी भी काम नहीं हुआ वाला रवैया। और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है, क्योंकि BE6EE भले ही प्रभावशाली थी, लेकिन सिर्फ पहली डोमिनो थी। इसके बाद जो आया उससे साफ हो गया कि यह सिर्फ एक कार की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी योजना थी। और अगले ही रिलीज के साथ यह योजना साकार होने लगी। XUV E9 घरेलू से वैश्विक मानक बन गया। B6E ने लोगों को उत्सुक कर दिया। XUV E9 ने उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। महिंद्रा अब सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, वह दुनिया को दिखा रहा था कि भारत एक वैश्विक लग्जरी ब्रांड के आत्मविश्वास के साथ एक उच्च तकनीक वाली, उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक SUV बना सकता है। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोची समझी बढ़ोतरी थी। अगर BE6E भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन को नई परिभाषा देने वाली थी, तो XUV E9 एक बिल्कुल अलग ही लीग में कदम रखने वाली थी। यह महिंद्रा द्वारा पहले बनाई गई किसी भी कार जैसी नहीं लग रही थी। दरअसल यह भारत में पहले बनाई गई किसी भी कार जैसी नहीं लग रही थी। एक बोल्ड, फ्यूचरिस्टिक कूपे SUV जिसमें चौड़ी रूफ लाइन, शार्प LED लाइटिंग और आक्रामक लुक था। इसे किसी जर्मन कार निर्माता द्वारा छेड़ा गया कॉन्सेप्ट समझ लिया जा सकता था, लेकिन यह तो पहले ही सड़कों पर आ चुका था, 2026 में नहीं। अब आगे से इसकी पूरी चौड़ाई वाली LED बार इसे एक आकर्षक रूप देती थी। स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन ने आइज़मा से इसे एक आधुनिक रूप दिया, और एरोडायनामिक्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। हर मोड़ को वास्तविक दुनिया की दक्षता के लिए अनुकूलित किया गया था। लेकिन XUV.E9 को सिर्फ उसका रूप रंग ही अलग नहीं बनाता था, बल्कि उसकी सोच भी अलग है। केबिन के अंदर महिंद्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता को दोगुना कर दिया। डैशबोर्ड असल में एक ही डिस्प्ले था, सामने की तरफ फैली 3 स्क्रीन अनरियल इंजन विजुअल्स से संचालित और ओवर द एयर सॉफ्टवेयर ड्रॉप्स के जरिए अपडेट की जाती थी। लेकिन इसमें कोई बनावटीपन नहीं था। इसे कार्यक्षमता, निजीकरण और अनुकूलनशीलता के लिए बनाया गया था। ड्राइवर को सिर्फ डेटा नहीं दिया गया था, कार ने उसकी व्याख्या की, उसके अनुसार समायोजन किया और यह सुनिश्चित किया कि आपके रेंज अनुमानों से लेकर आपकी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट तक सब कुछ आपके पूछने से पहले ही संभाल लिया जाए। इस अनुभव के केंद्र में महिंद्रा का माया AI सिस्टम था, जिसे अब इस आकार और श्रेणी के वाहन के लिए और बेहतर बनाया गया है। AI सिर्फ ये नहीं सीखता था कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं, यह सड़क की गुणवत्ता के आधार पर सस्पेंशन की कठोरता को समायोजित करता था, अलग अलग ड्राइविंग शैलियों के लिए पावर आउटपुट को फिर से कैलिब्रेट करता था और ड्राइवर की सतर्कता पर भी नजर रखता था। यह दूसरी कारों से बात करता था, यह ट्रैफिक सिग्नल से बात करता था, यहां तक कि लाइव रेंज पुनर्गणना के लिए यह मौसम उपग्रहों से भी जुड़ जाता था। अगर BE60 स्मार्ट थी, तो XUV.E9 सीमांत मानसिक थी। प्रदर्शन के लिहाज से इसने अपने इरादे साफ कर दिए। डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव, तुरंत टॉर्क डिलीवरी और 7 सेकंड से भी कम समय में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार। यह टेस्ला के आंकड़ों के पीछे नहीं भाग रहा था, लेकिन मुद्दा कभी भी ऐसा नहीं था। यह उन रोजमर्रा के लग्जरी खरीदारों को लक्षित कर रहा था जो एक ही पैकेज में गति, आराम और बुद्धिमत्ता चाहते थे, और इसने उन्हें पूरा किया। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात, यह कोई हेलो उत्पाद नहीं था। महिंद्रा ने इसे दिखावा करने और चले जाने के लिए नहीं बनाया था। XUV E9 बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तैयार की गई एक उत्पादन रणनीति का हिस्सा थी। उद्योग के जानकारों के अनुसार सार्वजनिक लॉन्च से महीनों पहले ही यूरोप के लिए होमोलोगेशन पूरा हो चुका था। जर्मनी, ब्रिटेन और अफ्रीका के चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शिपमेंट की योजना बनाई गई थी, कम लागत वाले आयात के तौर पर नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी के तौर पर। और फिर भी महिंद्रा ने अपनी क्षमता से ज्यादा जोर नहीं दिया। कोई जीत का जश्न नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जिसमें अधिकारी बाजार में उथल पुथल मचाने की बात कह रहे हों। बस ब्रांड के संचार में एक साधारण सा संदेश छिपा था। भविष्य बिजली की तरह पैदा हुआ है, सूक्ष्म लेकिन जानबूझकर,
यह स्पष्ट था कि वे कुछ तैयार कर रहे थे और यह अंतिम कार्य नहीं था। इस बीच यह अफवाह फैलने लगी कि BE6E और XUV.E9 दोनों ही महिंद्रा की ईवी रणनीति का मूल नहीं थे, वे तो नींव थे। और आगे जो आने वाला था वह सिर्फ लाइनअप का विस्तार नहीं था, बल्कि एक बयान था। क्योंकि अगर महिंद्रा पहले से ही इतनी उन्नत ईवी गाड़ियां बना सकता था, इतनी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और इतनी आसानी से रोल आउट कर सकता था, तो वे आगे क्या करने का इंतजार कर रहे थे? और टेस्ला अचानक ध्यान क्यों दे रही थी? नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण अभियान और अरबों डॉलर के समर्थन पर। जैसे जैसे महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV हाईवे, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल और यूरोपीय ऑटो ब्लॉक पर चुपचाप दिखाई देने लगी, वैसे वैसे सुर्खियां धीरे धीरे मशीनों के पीछे की मशीन की ओर मुड़ने लगी। भारत का तेजी से फैलता ईवी इकोसिस्टम, और उस मशीन के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। किसी नाम मात्र के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार के तौर पर। हमेशा से ऐसा नहीं था। सालों तक भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में पिछड़ता रहा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खस्ता थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर इकाई अंकों में ही रही। ज्यादातर वाहन निर्माता लागत और बैटरी आपूर्ति की समस्याओं का हवाला देते हुए हिचकिचा रहे थे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं, और यह कोई संयोग नहीं था। मोदी सरकार ने ऐसे सुधार, नीतिगत बदलाव और प्रोत्साहन लागू किए जिन पर देश के बाहर बहुत कम लोगों का ध्यान था। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए कर में छूट से लेकर बैटरी निर्माण के लिए सब्सिडी तक ढांचा धीरे धीरे तैयार किया जा रहा था। फिर PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं आईं, और हरित तकनीक पर दांव लगाने को तैयार कंपनियों के सामने अरबों डॉलर के प्रलोभन पेश किए गए। महिंद्रा ने पूरी ताकत से इसमें हाथ डाला, और जब दूसरे हिचकिचा रहे थे, महिंद्रा ने संसाधन, प्रतिभा और अनुबंध हासिल करना शुरू कर दिया। वे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन नहीं बना रहे थे, हम तो सप्लाई चेन ही बना रहे हैं। लिथियम बैटरी प्लांट, AI रिसर्च सेंटर, थर्मल मैनेजमेंट टेस्टिंग लैब। ऐसे कदम जो सुर्खियां तो नहीं बनाते, लेकिन आगे चलकर तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। लेकिन मोदी सिर्फ नीति तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन में उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, हमारे लिए स्वच्छ ऊर्जा कोई विलासिता नहीं है, यह एक क्रांति है। हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। उनका लहजा प्रदर्शनकारी नहीं था, वह भविष्यवाणी करने वाला था। और हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर महिंद्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था। भारतीय कंपनियों को सरकार का अचानक आर्थिक बयान का राजनीतिक और तार्किक रूप से पूरा समर्थन प्राप्त था। पर्दे के पीछे चीजें तेजी से आगे बढ़ रही थीं। एक्सप्रेसवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन खुल रहे थे। सरकारी बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल स्मार्ट ग्रिडों को एकीकृत करना शुरू कर दिया था। सॉलिड स्टेट बैटरी के क्षेत्र में अग्रणी स्टार्टअप्स को सरकारी समर्थित निवेशकों से चुपचाप धन मिल रहा था। यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रिक कृषि वाहनों को अपनाने के लिए छोटे छोटे प्रोत्साहन मिलने लगे। अब बात सिर्फ निजी कारों की नहीं थी, अब बात देशव्यापी इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट तैयार करने की थी। और महिंद्रा उस ब्लूप्रिंट में हर जगह मौजूद था। अंतिम छोर तक रसद पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ गुप्त सहयोग की खबरें सामने आईं। ड्रोन फुटेज में दर्जनों परीक्षण वाहन, जिनमें से ज्यादातर बिना नंबर के थे, राजस्थान और तमिलनाडु में रात में परीक्षण करते हुए दिखाई दिए। इंजीनियरों ने बताया कि उच्च गति वाले सरकार समर्थित 5G कॉरिडोर की बदौलत डेटा सेंटरों से मीलों दूर फर्मवेयर अपडेट वास्तविक समय में हो रहे हैं। यह सिर्फ कारों को लॉन्च करने की बात नहीं थी, यह उनके इर्द गिर्द एक संपूर्ण तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की बात थी। इस बीच अन्य कंपनियों ने भी झटके महसूस करने शुरू कर दिए। हुंडई और किया ने भारत के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। यूरोपीय वाहन निर्माताओं ने लंबे समय से रुकी हुई विनिर्माण वार्ताओं पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड, जो कभी भारत में प्रवेश को लेकर उत्साहित थे, भी पीछे हटने लगे। कुछ तो बदलाव आया था, और चुपचाप महिंद्रा एक पुरानी कंपनी से उद्योग जगत की एक चमकती हुई कंपनी बन गई। इस सब को और भी ज्यादा निराशाजनक बनाने वाली बात थी शोर शराबा न होना। महिंद्रा ने कोई तड़क भड़क वाले मीडिया इवेंट नहीं किए। मोदी ने टेस्ला की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की। इसके बजाय भारत किसी ग्रैंड मास्टर की तरह आगे बढ़ा, शांत,
सोच समझकर और हमेशा 2 कदम आगे। बाहर से ऐसा लग रहा था कि भारत अभी भी तैयारी कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट था। देश पहले ही एक सीमा पार कर चुका था। फिर भी एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मंदी छाने के बावजूद महिंद्रा और मोदी इतने शांत क्यों थे? क्या अभी कोई और रास्ता छिपा था? क्योंकि अगर B6E और XUV.E9 सिर्फ शुरुआती प्रदर्शन थे, तो मुख्य आयोजन तो कुछ ऐसा होना ही था जिसके लिए उद्योग तैयार नहीं था। जो भी था, उसकी घोषणा नहीं हुई थी, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन वह खामोशी किसी भी चीज से ज्यादा जोर से बोलने लगी थी। वैश्विक ऑटो बाजार अचानक असहज हो गया। जब तक महिंद्रा की B6E और XUV.E9 दोनों सड़कों पर थीं और महाद्वीपों में सकारात्मक प्रचार पा रही थीं, तब तक कुछ बदलाव शुरू हो गया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि जर्मनी, डेट्रॉयट और शंघाई के बोर्डरूम में भी वैश्विक वाहन निर्माता अब सिर्फ महिंद्रा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे उसे एक खतरे की तरह देख रहे थे। चुपचाप और बिना किसी सामान्य शोर शराबे के, एक कंपनी जिसे कभी स्थानीय और विशिष्ट माना जाता था, ने खुद को वैश्विक प्रासंगिकता में स्थापित कर लिया था, और यह लोगों को परेशान कर रहा था। टेस्ला द्वारा भारत में अपने विस्तार को टालने का अचानक लिया गया फैसला किसी की नजरों से छिपा नहीं रहा। गुजरात में एक संभावित गीगा फैक्ट्री, जिसे कभी मील का पत्थर माना जा रहा था, अब समीक्षाधीन थी। एलन मस्क ने नियामकीय माहौल और बैटरी उत्पादन संबंधी बाधाओं पर अस्पष्ट टिप्पणियां की, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की कहानी कुछ और ही थी। टेस्ला के एशिया प्रशांत विभाग के 2 अधिकारियों के अनुसार झिझक नियमों को लेकर नहीं थी, बल्कि समय को लेकर थी, क्योंकि भारत पहले ही उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ चुका था, और महिंद्रा अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं बना रही थी। शुरुआती बढ़त तो मिल ही रही थी, लेकिन यूरोपीय वाहन निर्माताओं को भी इसका असर महसूस होने लगा। स्पेन, इटली और नीदरलैंड के ऑटोमोटिव समीक्षकों द्वारा महिंद्रा की XUV.E9 का चुपचाप मूल्यांकन किया जा रहा था। नतीजा आश्चर्यजनक रूप से प्रतिस्पर्धी, सिर्फ कीमत में ही नहीं, बल्कि डिजाइन, परफॉर्मेंस और तकनीक में भी। यह लग्जरी में मर्सिडीज EQ लाइनअप से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन यह कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बढ़ते हुए मध्यम बाजार को लक्षित कर रहा था, जो खरीदार सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा कुछ चाहते थे, लेकिन बैज के लिए ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते थे। एक खास पल ने विश्लेषकों को चौंका दिया, जब एक जाने माने जर्मन समीक्षक ने BHE के AI सिस्टम की तुलना टेस्ला के इन कार सॉफ्टवेयर से की, और इसने महिंद्रा को निजीकरण और आरामदायक सुविधाओं के मामले में बढ़त दिला दी। यही पहला असली झटका था। ऐसा नहीं था कि महिंद्रा ने जंग जीत ली थी, बात यह थी कि उन्होंने साबित कर दिया था कि अब वे मुक्के जड़ सकते हैं। इस बीच एक के बाद एक वाहन निर्माता कंपनियों ने भारत में अपनी समय सीमा में बदलाव करना शुरू कर दिया। जो कंपनियां कभी भारत को 2027 या उसके बाद का अवसर मानकर चल रही थीं, वे अचानक आपात बैठकें करने लगीं। हुंडई ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट की योजना को आगे बढ़ाया। BYD ने उपमहाद्वीप में मार्केटिंग खर्च बढ़ाया। यहां तक कि फोर्ड, जो भारत से बाहर निकल चुकी थी, ने भी इस बार बैटरी प्रथम दृष्टिकोण के साथ वापसी की अफवाहें शुरू कर दी हैं। कुछ तो बदल गया था। भारत जिस शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वह आखिरकार सामने आ रहा था। लेकिन शायद सबसे बड़ा संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला है, महिंद्रा के व्यवहार से ही मिला। वे किसी कंपनी की तरह अपनी सफलता का आनंद नहीं ले रहे थे। इसके ठीक उलट वे और भी ज्यादा चुप हो गए थे। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई आकर्षक कॉन्सेप्ट टीजर नहीं, यहां तक कि आम EV एक्सपो में भी महिंद्रा ने अपनी कम प्रोफाइल बनाए रखी। यह कोई ऐसी कंपनी नहीं लग रही थी जो अपने शिखर पर पहुंच चुकी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज रोके हुए हो। कुछ पत्रकारों ने इस बात को भांपना शुरू कर दिया। यहां एक लीक हुई तस्वीर, वहां एक पेटेंट आवेदन, आंतरिक लॉजिस्टिक्स मैनिफेस्ट में अघोषित मॉडलों का जिक्र। ऐसे वाहन जिनके कोड नाम B6E या XUV.E9 से मेल नहीं खाते थे। एक नए सेगमेंट की चर्चा थी, छोटे, ज्यादा किफायती, लेकिन उतने ही स्मार्ट। और फिर ड्रोन संगत तकनीक के साथ ऑफ रोड पर दबदबे के लिए बनाई गई एक मजबूत इलेक्ट्रिक कार की अफवाहें भी थीं। कुछ भी पक्का नहीं था, सब कुछ संदिग्ध था। सोशल मीडिया ने तो इसे और भी बदतर बना दिया।
महिंद्रा के चेन्नई प्लांट के पास एक अज्ञात एसयूवी की धुंधली तस्वीर सामने आई, जिसे छद्म आवरण में लपेटा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि यह B.5 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन रेडी वर्जन है, वहीं कुछ का मानना था कि यह बिल्कुल नई चीज है। बहरहाल, महिंद्रा ने कोई टिप्पणी नहीं की और फिर कुछ ही दिनों बाद सीईओ को केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक से बाहर निकलते हुए देखा गया। जब पत्रकारों ने उनका बयान लेने की कोशिश की तो उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ फैसलों की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती, वे खुद ही अपनी बात कहेंगे। उस समय सवाल यह नहीं था कि महिंद्रा कोई और कदम उठाने की तैयारी कर रहा है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि कब। और सिलिकॉन वैली से लेकर स्टटगार्ट तक बाकी उद्योग जगत के पास इसके लिए तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सन्नाटा खत्म हो रहा था और जब ऐसा होगा तो शोर भी मचेगा। लॉन्च। चेन्नई से आ रही रिपोर्टों और उद्योग जगत के कई जानकारों द्वारा पुष्टि के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों की एक नई लहर शुरू कर दी है, जिसने वैश्विक ऑटो उद्योग में हलचल मचा दी है। महिंद्रा की नवीनतम कारों XUV3, XOEV, XEV SAT EE, B5 और ऑफ रोडिंग के लिए तैयार B.Raleigh के नेतृत्व में इस लाइनअप का अनावरण कथित तौर पर इस सप्ताह की शुरुआत में एक सरकारी समर्थित कार्यक्रम में बंद दरवाजों के पीछे किया गया, जिसमें वरिष्ठ कैबिनेट अधिकारियों और चुनिंदा वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया। इस आयोजन की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इसे एक रणनीतिक बदलाव बताया है, जिसमें न केवल नए वाहनों की लॉन्चिंग बल्कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को लक्षित करते हुए एक पूर्ण पैमाने पर विनिर्माण और निर्यात योजना भी शामिल है। ये सभी वाहन, जो कथित तौर पर महिंद्रा के मॉड्यूलर इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बने हैं, उन्नत AI संचालित कॉकपिट, दोहरे मोटर वाले वेरिएंट और 350 मील से अधिक की वास्तविक रेंज से लैस होंगे। माना जा रहा है कि सभी 4 मॉडल अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तकनीक को सपोर्ट करेंगे, जो 18 मिनट से भी कम समय में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है। मास मार्केट कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश की गई XUV3 XOEV कथित तौर पर प्रतिस्पर्धी स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ हुंडई कोना EV और BYD A2i जैसी प्रतिद्वंद्वियों की कीमत में 15 तक कम है। वहीं ट्रिपल स्क्रीन डिजिटल लेआउट वाली 7 सीटर बड़ी SUV XEV SAT E को काफी कम कीमत पर मॉडल Y का महिंद्रा का जवाब बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि B5 और B.Raleigh ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। आंतरिक विशिष्टताओं से परिचित विश्लेषकों के अनुसार B.5 एक भविष्योन्मुखी डिजाइन और स्मार्ट केबिन इंटरफेस वाली एक परफॉर्मेंस कूपे SUV है, जिसे MEI ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके पूरी तरह से कंपनी में ही डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर B.Raleigh को कंपनी की पहली विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर कहा जा रहा है, जिसमें डुअल मोटर AWD, अनुकूली टेरेन रिस्पांस और उन्नत नेविगेशन के लिए एकीकृत ड्रोन डिप्लॉयमेंट सुविधाएं हैं। उद्योग जगत के जानकारों को इस लॉन्च के पैमाने और समन्वय ने विशेष रूप से चकित कर दिया है। ऑनटोटेक डेली द्वारा समीक्षा किए गए एक लीक मेमो के अनुसार नए इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन पहले से ही सीमित स्तर पर है और साल के मध्य तक पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और निर्यात शिपमेंट 2025 की चौथी तिमाही में होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार इन वाहनों को यूके और यूरोपीय संघ के बाजारों के लिए स्वीकृति मिल गई है, जिससे पता चलता है कि महिंद्रा इसे घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर आक्रामक कदम मान रही है। यह समय राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी सरकार की 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन किया है, ने आंतरिक लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना की समीक्षा की थी। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, भारत न केवल हरित क्रांति में भाग ले रहा है, बल्कि हम इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि ये वाहन प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि उत्पादन के लिए तैयार हैं और निर्यात आवंटन पहले ही शुरू हो चुका है। ऑनलाइन जो कुछ भी व्यापक रूप से उद्धृत किया जा रहा है,
उसके अनुसार महिंद्रा के सीईओ ने कथित तौर पर उद्योग प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधते हुए एक साहसिक बयान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। महिंद्रा के सीईओ ने कथित तौर पर कहा, अलविदा टेस्ला, और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। हमने अग्रदूतों का सम्मान किया है, लेकिन अब नेतृत्व करने की हमारी बारी है। ये कोई कॉन्सेप्ट कार नहीं है, ये कोई सपने नहीं हैं, ये असली हैं। वे तैयार हैं और अब वे शुरू हो रहे हैं। भारत नहीं आ रहा है, हम यहां हैं और हम सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, बल्कि गति भी तय कर रहे हैं। हालांकि टेस्ला ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विश्लेषकों ने बताया है कि कंपनी ने हाल ही में भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने की चर्चा रोक दी है और अपनी दक्षिण पूर्व एशिया रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय वाहन निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा को गंभीरता से लिया जा रहा है। पायलट बेड़े और परीक्षण भागीदारों से मिली शुरुआती प्रतिक्रिया के अनुसार नए मॉडल सवारी की गुणवत्ता, बैटरी इंटेलिजेंस और एकीकृत एआई सेवाओं जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मानकों के बराबर या उनसे आगे हैं। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय वाहन निर्माता ने एक साथ एक समय बल्कि 4 वैश्विक रूप से व्यवहार्य इलेक्ट्रिक वाहन आयत रासाफ बसड्या वाहन लॉन्च किए हैं। यह सिर्फ उत्पादों का खेल नहीं है, यह एक शक्तिशाली कदम है। भारत ने नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए हैं, जो न केवल घरेलू ऑटो बाजार को नया रूप दे रहे हैं, बल्कि अब रिपोर्टों के अनुसार पूरे वैश्विक उद्योग को भी चौंका रहे हैं। मौन महत्वाकांक्षा का युग अब समाप्त हो गया है, उस आग को पाया है। आगे जो कुछ भी होगा वह इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर भारत इस पैमाने और कीमत पर इतने उन्नत इलेक्ट्रिक वाहन बना सकता है, तो उन कंपनियों का क्या होगा जो कभी सोचती थीं कि उनका कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धी नहीं है।